जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम झारखंड बोर्ड के क्लास 10th की जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम होने वाली है 2021-22 के लिए, उसके सामाजिक विज्ञान की जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 है, उसके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। साथियों, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले भी मैं सोशल साइंस के जो मॉडल सेट 1 और 2 है, उसके प्रश्नों का उत्तर करा दिया हूँ। आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। तो इस पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है रूसो को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का ख, रूसो। तीसरा प्रश्न है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ऑप्शन घ हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है। किसने कहा है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है, तो यह कथन है मैथ्सिनी की। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा मैथ्सिनी। देखिए, पांचवा प्रश्न है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना, ऑप्शन दिया हुआ क में रूसो, ख में वाल्टेयर, ग में दिया हुआ दिद्रो और घ में दिया हुआ नेकर। तो इस प्रश्न के ऑप्शन गलत दिया है, क्योंकि जो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना नागेंद्र नाथ बसु जी ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन थोड़ा ये प्रश्न गलत है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन ख हो जाएगा सही। छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि यह कथन किसका, देखिए यह किसका कथन है। किसका कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। काफ़ी साधारण प्रश्न है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सातवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ग हो जाएगा। आठवां है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा 1905 ईस्वी। नौवां प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। देखते हैं आगे प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इस 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। 11वां प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है,
जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है उसे क्या कहते हैं? तो 11 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, संसाधन कहते हैं उसको। ऑप्शन ख हो जाएगा सही। 12वां प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किसकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किसकी भूमिका नहीं है? तो वनों को काटना इसकी भूमिका तो है ही, अति पशुचारण भी है, खनन है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 12वें प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन घ हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, 43% जो भाग है वह मैदान के रूप में पाया जाता है भारत का। 14वां प्रश्न है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब देखिए 15वां प्रश्न है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? क में दिया हुआ है दुर्लभ जातियां, ख में दिया हुआ है सामान्य जातियां, ग में दिया हुआ संकटग्रस्त जातियां और घ में दिया हुआ है लुप्त जातियां। तो इस 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, लुप्त जातियां। तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है लुप्त जातियों में आ जाएगा। अब देखते हैं आगे प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है क में वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ग में दिया पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, घ में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो कारक है जैव विविधता को कम करने वाले कारक है। अब देखिए 17वां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है वनों की कटाई रोकने से, वनों की कटाई रोकने से। तो इस 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि जल की कमी के क्या कारण है? जल की कमी के क्या कारण है? क में दिया हुआ है अतिशोषण, ख में दिया हुआ अत्यधिक प्रयोग, ग में दिया हुआ समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण और घ में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? तो टांका होता है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, जिसे टांका कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 19वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन क हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? 2000 यानी कि सन 2025 तक कितने लोगों की जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो 20 करोड़ की लगभग जो है उतने लोगों की कमी, जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। ऑप्शन क हो जाएगा 20 करोड़। 21वां प्रश्न है देखिए कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। 21वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ख हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न है कि वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय कितना दिया हुआ है, $12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? यह जो डॉलर दिया हुआ है 2017 में प्रति व्यक्ति आय अगर डॉलर इतना है 12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक हो तो वह
देश निम्न में किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो इससे 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, विकसित देश के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न है, 23वां प्रश्न है कि सतत विकास का उद्देश्य है। तो सतत विकास का उद्देश्य क्या है? क में दिया हुआ है विकास केवल अपने लिए, ख में दिया विकास केवल दूसरे के लिए, ग में दिया हुआ है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, घ में दिया है विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसमें हो जाएगा केरल। 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ग हो जाएगा, केरल। 25वां प्रश्न है कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी? तो क्या करना होगा, जो आय है प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या जितना है उसको गुना कर देंगे। तो गुना कर देने के बाद कितना ऑप्शन आएगा आप ये कमेंट करके हमें बताइएगा कि मल्टीपल इसका और इसका मल्टीपल गुना जब कर देंगे तो कितना आएगा, आप इसका बताइएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? तो 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? कौन हो जाएगा? क में दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है। ख में दिया हुआ है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। ग में दिया हुआ है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। घ में दिया हुआ है इसके अंतर्गत कृषि वन तथा डेयरी आते हैं। तो इस 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। 27वां प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग, क में दिया हुआ है बेरोजगार है, ख में दिया हुआ है नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, ग में दिया हुआ है नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, और घ में दिया हुआ है वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार है। तो इस 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का प्रतिशत क्या कहलाता है? क में दिया हुआ है निवल उपस्थिति अनुपात, ख में दिया हुआ है निवल अनुपस्थिति अनुपात, ग में दिया हुआ है साक्षरता दर, घ में दिया हुआ है सकल उपस्थिति अनुपात। तो इस 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात। 29वां प्रश्न है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या होता है? चुनना हमको। क में दिया हुआ है यह उन नियमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हो। तो यही हो जाएगा सही उत्तर। 29वां प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन का कि संगठित क्षेत्र में यह होता है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हो। तो 29वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्रक जो रहता है उसे सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो ऑप्शन ग हो जाएगा। 30वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ग हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, देखिए सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है?
तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ क में दिया हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ग में दिया हुआ है हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। ग में दिया हुआ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और घ में दिया हुआ है सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। तो इस 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए 32वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन क हो जाएगा। 32वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन क, ब्रुसेल। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका देश से। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का हो जाएगा श्रीलंका। अब देखिए 34वां प्रश्न है कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। कितनी प्रतिशत है बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 59%। ऑप्शन घ हो जाएगा 34वां प्रश्न का। अब आगे का देखते हैं 35वां प्रश्न क्या कर रहा है। 35वां प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी की ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है। ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में कौन से संबंधित है सत्ता की साझेदारी में। तो क में दिया हुआ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ख में दिया हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ग में दिया हुआ है सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। घ में दिया हुआ दबाव समूह, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन। तो इस 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। कह रहा है इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। कौन हो जाएगा, पुलिस, व्यापार, कृषि। क में कह रहा है, ख में है प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। ग में कह रहा है वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय। और घ में लिखा हुआ है शिक्षा, वन विवाह। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। हमारे देश में राजभाषा जो हिंदी है उसे बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। तो बोलने वाले का प्रतिशत जो हिंदी भाषा का है उसका 40% है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 40%। 38वां प्रश्न है कि भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो झारखंड की भाषा संथाली शामिल है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायतों में महिलाओं के लिए। अब देखिए 40वां प्रश्न क्या कह रहा है। 40वां प्रश्न है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। कह रहा है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। तो कब उठाया गया था, 1992 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वें प्रश्न का ऑप्शन क हो जाएगा। तो साथियों इस तरह जो आपके सामाजिक विज्ञान के जो मॉडल पेपर सेट 3 है उसके प्रश्नों का उत्तर हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपके क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी आपके मॉडल प्रश्न हो या फिर कोई भी अध्याय से संबंधित कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को अवश्य सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।